हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं बॉटम ऑफ द हार्ट से आपका वेलकम करता हूँ इस मैराथन क्लास में। आप जानते हैं हमने यूपीएससी के प्रिपरेशन की एक मैराथन क्लास शुरू की है। ये उसका स्किल डेवलपमेंट पार्ट है। तो इस स्किल डेवलपमेंट पार्ट में आपका वेलकम है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले। इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम। इसने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान किया है, तकलीफ में डाला है। आईएएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको। वो क्या है? वो है सीसैट। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इससे कि सीसैट एग्ज़ाम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और क्यों सबको इतनी तकलीफ में डाल रहा है, और हम इस तकलीफ से कैसे बचें। ये हमें तकलीफ में ना डाल सके, उल्टा हम इसको तकलीफ पहुंचाएं और इस चैलेंज को पार करके दिखाएं। तो यूपीएससी के सीसेट पार्ट को क्रैक करने के लिए आप जानते हैं, अगर सीसेट आपने क्रैक नहीं किया तो आप प्रीलिम्स के लिए ही क्वालिफाई नहीं होंगे। आप अगर प्रीलिम्स के जीएस में, जिससे मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है, आप उसमें कितने भी मार्क्स ले आओ, अगर आपने सीसेट क्वालीफाई नहीं किया, 33% मार्क्स इसके नहीं लाए, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई, आप प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस की तो बात ही क्या फिर। तो इस तो ज़रूरी है कि इसको क्रैक करने के लिए हम कुछ ढूँढें, प्लान करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम समझें तो सही कि ये सीसेट एग्ज़ाम आखिर है क्या? कुछ अलग वे में, एविडेंस बेस्ड, डेटा बेस्ड समझें इसको कि ये है क्या, ताकि इसको बेटर तरीके से हम लोग हैंडल कर सकें। तो आज जो ये क्लास होगी, इसमें हम लोग सीसेट एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम बेटर प्लान कर सकें। फिर आगे जो हमारी क्लासेस होंगी, ताकि वो क्लासेस जो हैं आपको पिच परफेक्ट समझ में आए और आपको यकीन हो सके कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, और इस तरह से जा रहे हैं ताकि ये जो हौवा बना हुआ है, ये जो डर बना हुआ है, सबको डरा रखा है इसने, ये डर आपके दिमाग में ना रहे। अगर डर दिमाग में बना रहेगा किसी भी पार्ट को लेकर एग्ज़ाम के, तो फिर वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा, और अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो फिर इस एग्ज़ाम में सक्सेस मिलना मुश्किल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़रूरी है बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है शुरुआत में अगर आप अपने आप को कुछ ऐसा पार्ट दे दो ना कि आप खुशी-खुशी आगे बढ़ो, या जो भी कोई चैलेंज आपके सामने है, मान लीजिए बहुत बड़ा चैलेंज, अगर आपने दिल से एक बार उसको देख के मुस्कुरा दिया ना, तो मुझे लगता है इससे बेहतर शुरुआत और कुछ हो नहीं सकती, और आप सॉलिड तरीके से फिर आगे बढ़ो। तो कुछ ऐसा करते हैं इसके साथ कि शुरुआत अच्छी हो जाए। जैसे कहते हैं मीठे से शुरुआत करनी चाहिए, तो हम आप हमारे लिए कुछ मीठा ढूँढते हैं इसमें। सीसेट का फुल फॉर्म आप जानते हैं कि है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। हम कुछ और नाम रखते हैं इसका। चोर बाजार से आया टेंशन। एक चोर बाजार से कोई
हमारे लिए टेंशन लेके आ गया है ये सीसेट के रूप में। अब इसी नाम को इंडिया में हम लोग फ़ेमस करेंगे। यही नाम रहेगा, बहुत सताया है इसने। तो ये एक टेंशन है कि जो चोर बाज़ार से आया हुआ है, चोर बाज़ार से आया हुआ टेंशन, और इस चोर को हम लोग को पकड़ के बोरा में बंद करना है, एक डिब्बा में पैक करना है इसको, और ऐसे जगह पे छोड़ के आना है, या फिर इस सूटकेस को इस तरह से लॉक करना है कि टेंशन पार्ट बाहर ना आ सके। आइए अब इस एग्ज़ाम के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, इस एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स से। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की। अल्टीमेटली हमें वही ढूँढना है कि इस एग्ज़ाम में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, मेरा कहने का मतलब कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीसैट में, क्या सेक्शंस हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले पता तो हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि हम उससे डील कर सकें। उन्हीं से तो डील करना है। तो आइए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखते हैं। एक सेक्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन का, दूसरा मैथ्स का, और तीसरा रीजनिंग। हो सकता है आप जानते हो ये, लेकिन हम लोग कुछ अलग तरीके से बात करने वाले हैं, इसलिए आप प्लीज़ फोकस्ड रहें, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग, इन 3 पार्ट में डिवाइड होता है सीसेट के क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस यूपीएससी यहाँ से पूछता है, अप्रॉक्स। कम, ये मिनिमम है, इतने तो होते ही हैं, इससे कुछ अधिक भी हो सकते हैं, 25 टू 30 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैथ्स की बात करें तो अराउंड 40 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, और रीजनिंग की बात करें तो अराउंड 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुई है 2023 की, इसकी बात करें तो यहाँ से 27 क्वेश्चंस आए थे, यहाँ से 41, और यहाँ से 12 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। ये एवरेज पैटर्न है कि इसके आसपास होता है सीसेट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। और ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2023 प्रीलिम्स का सीसेट, उसके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं डिफरेंट सेक्शंस। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इस तरह का है यूपीएससी के पूछने का। आप देखेंगे कई, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को अगर मिलाया जाए तो करीब उनका वेट, और एक तरफ मैथ को रखा जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। मतलब इन दोनों को मिला के और अलग से ये मैथ, तो इन दोनों का वेटेज बराबर बराबर हो जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का। जब सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में, जब यूपीएससी लेके आई थी सीसेट को, उस समय यूपीएससी इसे भी मेरिट लिस्ट में इंक्लूड करती थी। मेरिट लिस्ट में इंक्लूड करती थी कि पेपर 1 हुआ प्रीलिम्स का, जीएस पेपर 1 और सीसेट, इन दोनों के मार्क्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन मेंस के लिए सेलेक्ट होगा। अब सीसेट, अब हुआ क्या कि जिस इस तरह से क्वेश्चंस आने लगे, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट, आईआईटी के स्टूडेंट, कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट जो अकाउंट से जुड़े हुए हैं, मतलब जिनका मैथमेटिक्स थ्रू आउट टच में रहा है, उनको एक एडवांटेज मिल गया एज कंपेयर टू जो स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर
आर्ट्स के स्टूडेंट्स बैठते हुए पाए गए हैं। अब उनको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग के साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट सेलेक्ट होने लगे और उनकी बहुत ज़्यादा छँटनी होने लगी। तो इस पर प्रोटेस्ट हुआ, बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हुआ। तो फिर यूपीएससी ने क्या किया, उसको क्वालीफाइंग बना दिया। क्वालीफाइंग बना दिया कि अब ये मेरिट क्वालीफाइंग कहने का मेरा मतलब कि अब इससे मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं होगी। मेरिट लिस्ट में सीसेट के मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है जीएस का, उसी से मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। हाँ, लेकिन सीसेट को क्वालीफाई करना ज़रूरी होगा। क्वालीफाई करना ज़रूरी होगा, तभी आपका जो मेरिट लिस्ट है, अगर आपने प्रीलिम्स का कट ऑफ पार कर लिया है जीएस का, तो आप आगे जा पाएँगे। अगर आपने कट ऑफ पार भी कर लिया, लेकिन अगर आप सीसेट में क्वालीफाई नहीं कर पाए, तब भी आप आगे नहीं जा पाएँगे। तो सीसेट में क्वालीफाई करना ज़रूरी है आगे जाने के लिए। लेकिन उससे मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं होगी, सिर्फ क्वालीफाइंग। कहने का मेरा मतलब कि मान लीजिए 5 लाख स्टूडेंट बैठे एग्ज़ाम में, ठीक? तो सीसेट की क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है? 33%, मतलब 200 में से आपको करीब 66 मार्क्स लाने होंगे। 66 मार्क्स लाने होंगे। तो अगर 5 लाख स्टूडेंट बैठे हैं और पाँचों लाखों ने 66 मार्क्स ले आया, तो वो सब के सब क्वालीफ़ाई हो। क्वालीफ़ाई किस चीज़ के लिए? कि अब उनका पेपर 1 चेक होगा और उसके बेस पर अब उन पाँचों लाख का मार्क्स डिसाइड होगा, ठीक? अब ये नहीं, इसमें ये नहीं है कि 5 लाख बैठे हैं तो सीसेट में अगर उसमें भी ये डिसाइड होगा कि किसी को 66 आ गया, किसी को 90 आ गया, किसी को 80 आ गया, तो 90-80 वाले को चुन लेंगे, इस 66 वाले को छाँट देंगे। ये नहीं होता है। क्वालीफाइंग का मतलब अगर सबने क्वालीफाई कर लिया तो सबने क्वालीफाई कर लिया, उससे मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं होना। मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा पेपर 1 से। तो ये क्वालीफाइंग का मतलब है। हो सकता है आप जानते हो, फिर भी मैंने अब बताना अपना धर्म समझा। तो इस तरह से अब क्वालीफाइंग हो चुका है पेपर। यहाँ तक हम लोग बढ़ गए। अब आगे किस पॉइंट पर बात करें? अब मैं ज़रा नेचर बताऊँ इसकी कि सीसेट एग्ज़ाम को यूपीएससी लेके क्यों आई? देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठ रहे थे, तो एक भीड़-सी बनी हुई थी। तो यूपीएससी के दिमाग में ही था कि इस भीड़ को हटाना है। अब मान लीजिए उस समय बैठ जाते थे 8-8, 10-10 लाख पहले। इस जब से सीसेट आया, कुछ उस भीड़ को हटाया, मान लीजिए 5 लाख भी बैठ रहे हैं अभी, तो बहुत जो होते हैं वो सीसेट में ही हट जाते हैं। 2.5 लाख 3 लाख स्टूडेंट को ये सीसेट ही खत्म कर देता है। इस तरह से इसके क्वेश्चंस को सेट किया जाता है। तो छँटनी के लिए ही इसको लाया लाया गया था, और ताकि और इसने टेरर, एक तरह से डर क्रिएट कर दिया सबके माइंड। तो उस तरह का इसका नेचर है। लेकिन घबराने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात करें तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको नेचर बताया, अब देखिए, अब इस एग्ज़ाम का अपना एक नेचर है, तो लेकिन स्टूडेंट्स जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका भी अपना एक नेचर है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स सीसेट के कॉन्टेक्स्ट में कहने का मेरा मतलब क्या है? अब कुछ हैं कि जिन्हें मैथ्स अच्छा लगता है, रीज़निंग अच्छा लगता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कॉम्प्रिहेंशन अच्छा लगता है, रीज़निंग अच्छा लगता है, मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तीनों थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगता है, तीनों में से कुछ-कुछ अच्छा लगता है।
मतलब वो किसी से भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उखड़े-उखड़े पड़े हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सबसे भाग रहे हैं। उनको सीसैट के का नाम सुन के ही दिमाग में कोहराम मच जाता है, टेरर क्रिएट हो जाता है, कुछ ऐसे भी हैं। तो अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उस तरह से तो इसको अगर आप सब्जेक्टिव कैटेगरी में बाँटने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि एक जो है साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और एक आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। इससे भी बात बनती है, लेकिन इससे भी बड़ी कुछ बात है। ज़रूरी नहीं कि आप इस बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए कि साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है, आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, लेकिन उसमें भी कुछ बात होती है। अब मान लीजिए आपने इस तरह से पढ़ाई की है कि आप कॉलेज में आपने नाम लिखा लिया, दूर से पढ़ रहे थे, गेस पेपर से पढ़ रहे थे, उसमें उस तरह से आपकी तैयारी नहीं हो पाती। किसको बेनिफिशियल होगा ये, जो कि अपने ग्रेजुएशन के बाद भी कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। जैसे आईआईटियंस हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ उन्हें कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता रहता है। तो कॉम्पिटिशन के लिए अगर कोई अपने आप को तैयार करता रहा है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल होता है। अब जिन्होंने गेस पेपर पढ़-पढ़ के तैयारी की है, वो अब तक में सब भूल चुके हैं, तो वो भी उसी ग्राउंड पर आ जाते हैं, चाहे वो साइंस और कॉमर्स के ही क्यों ना हो, वो भी उसी ग्राउंड पर आ जाते हैं जैसी प्रॉब्लम आर्ट्स के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो इनका भी ख़्याल रखना होगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? तो यहाँ भी हम थोड़ा-सा इस बात को भी ध्यान में नहीं रख पाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को जानना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक? अब नेक्स्ट स्टेज पर बात करें तो 2 तरीके हैं प्रिपेयर करने के। 2 ways to prepare for CSAT। और इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि आप सफल होगे या बाहर होगे, आप डरोगे या कॉन्फिडेंट रहोगे, ये इसी में छुपा हुआ है। ये 2 तरीके क्या हैं? एक, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि कंप्लीट प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं। कंप्लीट कि सीसेट में जितने पूरा सिलेबस जितना है सीसेट का, पूरा का पूरा हमको तैयार करना है। मतलब 80 क्वेश्चन जो सीसेट में आते हैं, वो 80 के 80 मुझे बनाने हैं। एक तरीका ये होता है प्रिपरेशन का, और यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा डरते हैं, सबसे ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, सॉरी, सबसे ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, और ये सीसेट उन्हें उन्हें पकड़ कर उठाकर बाहर फेंक देता है, जो इस चक्कर में पड़ते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक ग्रीडी प्रिपरेशन है, ग्रीड बेस्ड प्रिपरेशन, लालच से भरा हुआ प्रिपरेशन है। और अगर आप लालच में पड़े, तो लालच तो बुरी बला है, वो आपको छोड़ेगी नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं अब सीसेट क्वालीफाइंग बन चुका है। 33% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक? और अगर आपकी इन सब की प्रैक्टिस छूट चुकी है, आपने इन ये सब टाइम को चारों 5 साल से छुआ नहीं है, या कॉम्प्रिहेंशन मैथ्स जिस तरह के आते हैं, मैथ्स तो चलिए पढ़ते रहते हैं हम लोग स्कूल में, लेकिन फिर भी बहुत टाइम हो गया, 4 साल 5 साल पीछे आपने पढ़ा हुआ होगा। रीज़निंग हो सकता है आपने कभी बनाया ना हो, बनाया हो तो उस तरह से प्रिपेयर ना किया हो। कॉम्प्रिहेंशन आपने उस तरह से प्रिपेयर ना किया हो कभी भी, या किए हुए बहुत साल हो गए। तो बहुत साल हो गए आप टच में नहीं हो, और अचानक से आप पूरे का पूरा तैयार करने के बोझ के अंदर अगर दाब दोगे अपने आप को, तो समझिए डर क्रिएट होगा कि नहीं?
तो ये तो लालच हो जाएगा, प्लस कितना टाइम आपका इसमें वेस्ट होगा। बहुत सारा टाइम आप पूरा प्रिपरेशन में आप समझते हो मैथ्स का कोई अंत है? कॉम्प्रिहेंशन का कोई अंत है? रीज़निंग का कोई अंत है? बहुत सारे अब कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि किस टाइप का यूपीएससी को रिक्वायरमेंट है, वो क्या डिमांड कर रहा है। मैथ्स भी बहुत उसमें बहुत सारे हैं। और तो आप ये देखना होगा ना कि यूपीएससी ज़्यादा किससे पूछ रहा है। यूपीएससी का एंगल क्या है और उसमें भी आपका स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे एरिया में घुस गए, हर पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो जो आपका स्ट्रेंथ हो या जिसके प्रति आपका इंटरेस्ट हो थोड़ा-सा कि हाँ, इसको सीखा जा सकता है। और कुछ ऐसे एरिया भी होंगे जिससे आपको बिल्कुल नफ़रत सा है या यूँ कहिए कि वो आपको बहुत कठिन सा लगता है, लेकिन आप वहाँ माथा लड़ा रहे हो बहुत ज़्यादा। और ज़रूरी है तो थोड़ा लगाना में कोई बुराई नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे पार्ट से काम चल सकता है, फिर भी आप उसमें लगे पड़े हो। तो अगर इसमें आप फँस गए, ये जो कंप्लीट ये लालच में पड़ गए आप कि मुझे पूरा समेटना है, भले ज़रूरत नहीं है। 33% मार्क्स लाने के लिए जितने क्वेश्चंस की ज़रूरत है, उससे मैं थोड़ा ज़्यादा कर लूँ, लेकिन पूरे को अगर पकड़ने में ज़रूरत मैं जाऊँगा, तो वो अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करेगा और जब आप इस तरह से जाओगे तो होगा क्या? आप बाकी जो प्रिपरेशन करोगे अपने प्रीलिम्स के जीएस के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। क्योंकि ये सीसैट हमेशा आपको डराता रहेगा कि अरे ये प्रिपरेशन नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो यहीं क्वालीफाई नहीं करेंगे तो आगे क्या जाएँगे? वो हमेशा एक तरफ से आपको नेगेटिव चीज़ देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा और इधर भी जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा और फिर फेल्योर तय है। तो एक तो ये तरीका है, तो इसको मैं कहूँगा ग्रीड बेस्ड प्रिपरेशन। ग्रीडी प्रिपरेशन, लालच से भरा हुआ प्रिपरेशन और ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और ये आपके कॉन्फिडेंस को एकदम डाउन लेके चला जाएगा, प्लस आपका जो दूसरा प्रिपरेशन उधर हो रहा है बाकी, उस पे आपको भरोसा नहीं करने देगा। कहेगा अरे इतना ये भी करके क्या होगा? इसी में पास नहीं करेंगे, ये हमेशा आपको डराएगा, नेगेटिव थॉट से भर देगा, आपको कमज़ोर कर देगा। तो एक तो ये तरीका है प्रिपरेशन करने का, वो जो मुझे बहुत डेंजरस लगता है। और दूसरा है कि नीड बेस्ड रिक्वायर्ड, कि आपकी जो ज़रूरत है, जितने में आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, क्योंकि इससे तो मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं होना है। तो जितने में आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, आप उसके लिए अपने जो इनसे टॉपिक्स निकलेंगे इसके जो प्रिपरेशन में हैं, उनको सेलेक्ट कर लो और वहाँ से आप तैयारी शुरू करो। पूरे के चक्कर में ना पड़ो, जितने में आपकी ज़रूरत पूरी पूरी हो जाए। अब मान लीजिए आपको हम लोग बात करें, आगे जाके बात करेंगे कि क्या आपकी ज़रूरत है, कितना आपको एक्स्ट्रा करना है और उसके लिए किन-किन टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करेंगे, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो एक ये है ग्रीड बेस्ड, एक है नीड बेस्ड। तो आपको सेलेक्ट करना होगा, ये 2 तरह हैं प्रिपरेशन के। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है। अगर आप इस पर जाएँगे तो बिल्कुल आप शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, दिमाग में अननेसेसरी कोई बर्डन क्रिएट नहीं होगा कि हाँ, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो आपका जो मेन प्रिपरेशन है, जो जिससे मेरिट लिस्ट डिसाइड होना है, प्री आगे मेंस, इंटरव्यू जिससे आपका सिलेक्शन होना है, उस पर आपको विश्वास हो सकेगा, उस पर आप फ़ोकस्ड रह सकेंगे, बिना अननेसेसरी कोई बाहरी बर्डन के। तो ये एक ये तरीका है और आपको चुनना होगा कि आप किसके साथ जाएँगे और किसके साथ जाएँगे, उस पर हम लोग आगे मैं बात करूँगा वो डेटा के साथ में, एविडेंस के साथ में कि किस तरह से आपको चुनने की ज़रूरत है, फिर आप उसको डिसाइड करें। सिर्फ़ मेरे क यहाँ पे अभी तो मैंने बातें की हैं
कि ये कंप्लीट और नीड, इसमें बहुत सारे मैंने बातें भी बताई हैं, डेटा भी बताए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर। नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में अब मैं बात करूँगा कि वो आपकी नीड क्या है और आपको कित कहाँ जाना है, टारगेट टारगेट क्या होना चाहिए, एक प्राइम टारगेट, एक बेस्ट परफेक्ट टारगेट, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए किन टॉपिक्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। वो कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, वो ऐसे टॉपिक्स जिसमें कोई ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से आप अपने आप को बिना किसी प्रेशर के तैयार कर सकते हो और उसमें बहुत अच्छा एग्ज़ाम में अपने आप को कि आप एक बेटर परफ़ॉर्मेंस दे सकते हो। एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा फ़ॉर्मूला, तिगड़म-विगड़म, टेक्निक-वेक्निक नहीं। सिंपल काम कंपोज़्ड वे वाला जो एक रास्ता होगा, उस रास्ते को हम लोग कैसे चुनेंगे, उसके लिए क्या-क्या करने की ज़रूरत है, उस पर बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। जल्दी मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।